विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, इस पाठ में हम आज शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। पाठ के शब्दार्थ देखें तो कुछ इस प्रकार है। दायित्व शब्द का अर्थ है जिम्मेदारी। निष्काम शब्द का अर्थ है बिना फल की अपेक्षा यानी कि अनासक्त। तो समर्पण शब्द का अर्थ है अर्पित होना। समन्वय शब्द का अर्थ है संयोग। निहित शब्द का अर्थ है भीतर रहा हुआ। आस्था मतलब विश्वास, दूसरे शब्दों में कहे तो श्रद्धा भी कह सकते हैं। विरासत शब्द का अर्थ है वारसो। आह्वान शब्द का अर्थ है चुनौती। उन्मूलन मतलब जड़ मूल से नष्ट करना। दक्षता यानी कि निपुणता। तरजीह यानी कि प्राधान्य। प्रदत्त यानी कि दिया हुआ। निर्वाचित यानी कि चुना हुआ। दीक्षांत समारोह इस शब्द का अर्थ है विश्वविद्यालयों में प्रमाण पत्र देने का उत्सव। तो इस प्रकार इस पाठ के शब्दार्थ हैं। अब चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की ओर। उसमें पहला प्रश्न है, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला कथन है, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है। तो इस कथन का हमें आशय स्पष्ट करना है कि इसके पीछे क्या कारण है। आशय इस प्रकार है, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने की लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। दूसरा कथन है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, क्योंकि गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे। फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के यह गुण लाल बहादुर शास्त्री जी में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। तीसरा कथन, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इसके पीछे कारण है, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी यह विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। अभ्यास का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचिए सोचिए और बताइए। और विद्यार्थी मित्रों, ये पूरा संवाद आपको नोटबुक में भी लिखना है। तो यहाँ पे एक विद्यार्थिनी और बापू के बीच में संवाद होता है। तो आए उस संवाद को देखते हैं। यहाँ जो विद्यार्थिनी है वो अंजलि है, जो बापू से प्रश्न करती है, बापू जी सत्य क्या है? तो बापू जी जवाब देते हुए कहता है, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य है। तो अंजलि अगला सवाल बापू से करती है, बापू जी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है?
बापूजी कहते हुए जवाब देते हैं कि जहां तक हो सके वहां तक किसी जीव को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अंजलि गांधी बापू से तीसरा सवाल करती है, बापूजी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? तो बापूजी जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ती थी। उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संवाद। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक विद्यार्थिनी और एक विद्यार्थी दोनों के बीच में प्रश्न और उत्तर के दौरान संवाद होता है। तो चलो संवाद देखते हैं। उसमें मीना का पहला प्रश्न था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महेश ने जवाब दिया, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मीना का अगला प्रश्न था, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? तो महेश ने जवाब दिया, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मीना ने अगला प्रश्न पूछ ही दिया, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो महेश ने जवाब दिया, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो मीना ने अगला प्रश्न पूछा, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? तो जवाब में महेश ने कहा, गांधी जी ने वहां की सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध किया। मीना का अगला प्रश्न था, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर बापू ने क्या किया? तो महेश ने जवाब दिया, बापू ने भारत आकर यहां चल रहे आंदोलन को आगे बढ़ाया। अभ्यास का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो प्रश्न है ये होमवर्क में आपको देता हूं, क्योंकि इसी परिच्छेद को आपको शुद्ध रूप से फिर से लिखना है दोबारा। अब हम चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा के बाद स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की ओर। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और उसका पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? तो उसका सही जवाब था, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलता पूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वह नेहरू जी की विरासत को संभालना और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो जवाब था, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। यह सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में भी अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वह मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे।
अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता की सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। अगला प्रश्न है स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, ये टेक्स्ट बुक में जो पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ में से हमें रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढना है, और जो अर्थ हमने ढूंढकर लिखे हैं उन्हीं अर्थ को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो चलो मैं आपको आंसर दे ही देता हूं। यहाँ पे परिच्छेद में जो रेखांकित शब्द थे, जैसे कि रीढ़, इस शब्द का अर्थ है मेरुदंड। अमिट यानी कि अटल। आधारशिला मतलब नींव। खाद यानी कि जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। पल्लवित यानी कि विकसित। सौरभ यानी कि सुगंध। और सभ्य शब्द का अर्थ है शिष्ट। तो ये जो अर्थ है उस अर्थ को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो ये रहे शब्दकोश के क्रम में। तो पहला शब्द का अर्थ है अटल, बाद में जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, फिर है नींव, बाद में मेरुदंड, उसके बाद में विकसित, उसके बाद शिष्ट और उसके बाद सुगंध। तो इस प्रकार अर्थ को हमने शब्दकोश के क्रम में लिखे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभ्यास का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इस इकाई में से शास्त्री जी के सद्गुण लिखिए। तो सद्गुण कुछ इस प्रकार है। लाल बहादुर शास्त्री जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करें। तो चलते हैं कहानी को पूर्ण करने के लिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उससे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश कर रहा था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आगोल व्याकुल हो गया।
उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको आपकी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं शेर हूं तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा ही दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी इस कहानी से कुछ सीखना चाहिए कि ताकत पर घमंड करना नहीं चाहिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका जो अभ्यास है वो चलता रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, बाय बाय।